ऑलराइट, लेट्स बिगिन विद द क्लास। आज की क्लास का ऑब्जेक्टिव ये है कि इंशाल्लाह क्वाड्रेटिक से कुछ दो चार सवालात करते हैं, अटेम्प्ट जितने हो सकते हैं 2-3 सवालात करते हैं इंशाल्लाह। और उसके बाद जो है वो इस काबिल आप वैसे भी हो जाएंगे इंशाल्लाह। सारी चीज़ें हमने पढ़ ली है, 4 एस्पेक्ट्स ऑफ क्वाड्रेटिक हमने पढ़ लिए थे डिटेल में। सबसे पहले क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन, इसमें कंप्लीटेड स्क्वायर फॉर्म पढ़ना सीखी, कंप्लीटेड स्क्वायर फॉर्म में करना सीखा, स्केचिंग सीखी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसमें डिस्क्रिमिनेंट का जिक्र हुआ, क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी जिसमें हमने ये कहा कि कभी आंसर इनइक्वालिटी का डायरेक्ट नहीं देना, रूट्स निकाल के स्केच करके फिर आंसर देना है, और फिर डिस्गाइज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो उनको देखते हुए अगर हम कुछ सवालात देखें पास पेपर्स के, तो हमें अंदाजा हो जाएगा कि किस तरह से वो नॉलेज को अप्लाई करना है। तो स्टार्ट लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की जानिब से। A curve has equation y equals to kx square plus 1 and a line has equation y equals to kx where k is a non-zero constant। एक बात ध्यान में रखें, इंशाल्लाह जितना कुछ भी सीखा है वो भी रीइंफोर्स होगा, और पास्ट पेपर्स के जरिए मजीद कॉन्सेप्ट रीइंफोर्स भी होते हैं और बेहतर भी होते हैं, और कुछ चीजें हमें नई भी देखने को नजर आती हैं। तो a curve has equation y equals to kx square plus 1 and a line has equation y equals to kx where k is a non-zero constant। ये बात वाज़े रखें कि सवाल को सही तरह पढ़ना हमारे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। एग्जामिनर कह रहा है k is a non-zero constant। एक तो कांस्टेंट है, ऊपर से नॉन जीरो है, जीरो नहीं हो सकता के। पार्ट 1, फाइंड द सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ k फॉर विच द कर्व एंड द लाइन हैव नो कॉमन पॉइंट्स। क्या पेक होता है इससे? कर्व एंड द लाइन हैव नो कॉमन पॉइंट्स। नो कॉमन पॉइंट्स का मतलब क्या है? लाइन एंड द कर्व डज नॉट इंटरसेक्ट। लाइन एंड द कर्व डज नॉट इंटरसेक्ट। और हमने ये सीखा कि अगर लाइन हो और कर्व हो और फिर हमें कहा जाए कि लाइन इंटरसेक्ट्स एट 2 पॉइंट्स, या लाइन इज अ टेंजेंट टू द कर्व, या लाइन डज नॉट इंटरसेक्ट, तो डिस्क्रिमिनेंट वाला केस लगता है। लेकिन सबसे पहला काम क्या है? सॉल्व द टू इक्वेशंस साइमल्टेनियसली टू फॉर्म वन सिंगल इक्वेशन। तो यहां हमारा जो इक्वेशन था y इक्वल्स टू kx स्क्वायर प्लस 1, और y इक्वल्स टू k, इसे सॉल्व करें साइमल्टेनियसली तो इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 को इक्वेट ही कर देंगे, y की जगह y रख दें। ये हो जाएगा kx स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल्स टू k, और यहां से आ जाएगा kx स्क्वायर माइनस k माई प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। अब जब एक सिंगल इक्वेशन बन जाए तो अब डिस्क्रिमिनेंट वाला केस इस्तेमाल करना है। नो कॉमन पॉइंट्स का मतलब लाइन एंड कर्व डज नॉट इंटरसेक्ट। इसका मतलब b स्क्वायर माइनस 4ac इज लेस देन 0। अच्छा, b हमारा क्या है? एक मिनट, मैंने kx नहीं लिखा, y इक्वल्स टू k लिख दिया था। ये माइनस kx है, सही है ना? y इक्वल्स टू kx, तो ये माइनस kx हो जाएगा। kx स्क्वायर माइनस kx प्लस 1 इक्वल्स टू 0, b स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0 हो गया। b क्या है? माइनस k, उसका स्क्वायर माइनस 4ac। x स्क्वायर का कोएफिशिएंट a होता है विच इज k, और c की जगह 1 इज लेस देन 0। k स्क्वायर माइनस 4k लेस देन 0। अब देखें हम कौन सा एस्पेक्ट कर रहे थे डील? क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात कर रहे थे जो हमने सेकंड कैटेगरी ऑफ क्वाड्रेटिक में पढ़ा था। लेकिन अब एंड में आके क्या चीज आ गई हमारे सामने? हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन x था जिससे हमने डिस्क्रिमिनेंट वाला केस लगाया। अब जो चीज हमारे सामने आई है वो है क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी इन k। क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन x या क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी इन x भी हो सकती है। यहाँ पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन x था, जब सॉल्व किया डिस्क्रिमिनेंट वाला केस लगाया तो क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी सामने आई। क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी और वेरिएबल कौन सा है? k। जैसे यहाँ पर x लिखते थे ना, बस वैसे अब यहाँ k लिखेंगे। अच्छा देखें, अब यहाँ आके बच्चे फंस जाते हैं क्योंकि जहन में कॉन्सेप्ट नहीं रहते। क्या करना है? k स्क्वायर माइनस 4k लेस देन 0, पहला स्टेप। अगर क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी है तो पहले रूट्स निकालें फैक्टराइज करके। k स्क्वायर माइनस 4 को k को फैक्टराइज कैसे करेंगे? फैक्टराइज करेंगे, मिनट ब्रेकिंग नहीं हो रही, फैक्टराइजेशन नहीं हो रही, तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला का इस्तेमाल। k स्क्वायर माइनस 4k लेस देन 0 है, इसे फैक्टराइज करें तो आप कहेंगे सर ये तो दो टर्म्स हैं, और दो टर्म्स में फैक्टराइज करना होता है, इसका मतलब कॉमन लेना है। मैंने k निकाला कॉमन, ये हो जाएगा k माइनस 4 लेसर देन 0। k माइनस 4 लेसर देन 0।
अच्छा आप देखें, इनइक्वालिटी का आंसर डायरेक्ट नहीं देना, कुछ बच्चे ये करते हैं k इज लेस देन 0 और k माइनस 4 इज लेस देन 0। थोड़ा बड़ा लिखता हूं ताकि बात समझ आए। k इज लेस देन 0 और k माइनस 4 इज लेसर देन 0। तो k लेसर देन 0 और k लेस देन 4, ये इंतहाई गलत काम है। इनइक्वालिटी का आंसर कभी डायरेक्ट नहीं देना। आपको क्या सिखाया गया कि पहले रूट्स निकालें, कि अगर ये k माइनस 4 इज इक्वल टू 0 होता तो क्या रूट्स होते, तो आप कहते k इज इक्वल टू 0 और k इज इक्वल टू 4। फिर इन दो रूट्स की बेसिस पे आपने स्केच करना है, 0 एंड 4। स्केच रफ होना चाहिए, हमेशा हैप्पी फेस बनता है। हमेशा हैप्पी फेस क्यों बनता है, क्योंकि k स्क्वायर का कोएफिशिएंट हमेशा पॉजिटिव लेना होता है। मतलब x स्क्वायर का कोएफिशिएंट बताया था, यहाँ इक्वेशन इनइक्वालिटी इन k है तो मैं k की बात कर रहा हूँ। k स्क्वायर का कोएफिशिएंट अगर नेगेटिव होता तो उसे पॉजिटिव बनाते माइनस से मल्टीप्लाई करने के बाद, और पॉजिटिव बनाने के लिए इनइक्वालिटी की साइन क्या हो जाती है, रिवर्स। अच्छा जैसे यहाँ x लिखते थे, यहाँ मैंने k लिख दिया। बहरहाल उससे ये लिखा हुआ देखना नहीं है, आपको मैं बता रहा हूँ कि वेरिएबल जैसे x होता है यहाँ पर k है, तो 0 से लेकर 4 तक। अब मुझे बताएं 3 रीजन है, 2 प्लस है, 0 छोटे रूट से पहले और बड़े रूट के बाद प्लस वाले रीजन है जहाँ y पॉजिटिव है, और 0 से 4 के दरमियान y बिलो द एक्स एक्सिस है, कर्व बिलो द एक्स एक्सिस है, इसका मतलब y नेगेटिव है। अब मुझे बताएं यहाँ कौन सा वाला रीजन निकालना है, नेगेटिव वाला या पॉजिटिव वाला। k माइनस 4 इज लेसर देन 0, कौन सा वाला रीजन लेना है, पॉजिटिव वाला या माइनस वाला। तो यहां लेना है पॉजिटिव नहीं नेगेटिव रीजन, क्योंकि पॉजिटिव रीजन का मतलब तो, अच्छा पॉजिटिव रीजन दो हैं, इनइक्वालिटी ग्रेटर देन 0 तो दो आंसर आते हैं, इनइक्वालिटी लेस देन 0 है इसका मतलब y इज नेगेटिव, तो एक रीजन आएगा वो है 0 से 4 के दरमियान, ये वाला शेड हो जाएगा नेगेटिव वाला, क्योंकि लेसर देन 0 की बात हो रही है। तो मेरा फाइनल आंसर k का आएगा, k लाइज बिटवीन 0 एंड 4, k lies between 0 and 4. This is question 1 part 1. अच्छा जी, मैं पहले पूरा सॉल्व कर लेता हूँ, फिर आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, उसके बाद जो है वो बआसानी आप सॉल्व करके कॉपी कर सकते हैं, टेंशन की बात नहीं है, टाइम हम थोड़ा सेव करेंगे। अच्छा, अब स्टेट द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द लाइन इज अ टेंजेंट टू द कर्व। देखिए अगर आप कीवर्ड देखें तो यहाँ लिखा हुआ है स्टेट। स्टेट का मतलब कोई लंबी चौड़ी कैलकुलेशन नहीं करनी, डायरेक्ट आंसर देना है। फॉर विच द लाइन इज अ टेंजेंट टू द कर्व। अच्छा, लाइन और कर्व हैव नो कॉमन पॉइंट्स है, मैंने सॉल्व किया साइमल्टेनियसली, इक्वेशन बनाया, तो इक्वेशन तो अभी भी यही बनेगा, टेंजेंट वाला केस हो या दो इंटरसेक्शन पॉइंट्स वाला केस हो या कोई इंटरसेक्शन ना हो, हर सूरत में साइमल्टेनियस सॉल्व करके इक्वेशन बनता है। पहले के एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स प्लस 1 बनता इक्वल टू 0। ऊपर क्योंकि नो कॉमन पॉइंट्स लिखा था, नो पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन लिखा था, मैंने कहा लेसर देन 0। यहाँ टेंजेंट टू द कर्व का जिक्र है, और टेंजेंट टू द कर्व का क्या मतलब होता है, वन पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। लाइन इज अ टेंजेंट टू द कर्व, वन पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो मैं करूंगा बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0। यहाँ सिर्फ एक मार्क था के की वैल्यू देने का, पता है क्यों, क्योंकि सारा काम तो हम पहले ही कर चुके हैं, सब कुछ वही होगा, के स्क्वायर माइनस 4k तक मामला वैसे ही पहुंचा होगा, फिर के माइनस 4 इज इक्वल टू 0 तक पहुंच जाएगा। यहाँ के माइनस 4 लेसर देन 0 था, यहाँ के माइनस 4 इक्वल टू 0। अब तो दो आंसर्स आ रहे हैं, के इज इक्वल टू 0 और के इक्वल टू 4। ये वाला रिजेक्ट हो गया। क्यों रिजेक्ट हुआ, क्योंकि सवाल में लिखा हुआ था कि के इज अ नॉन जीरो कॉन्स्टेंट। के जीरो नहीं हो सकता और कुछ भी हो सकता है, तो के दो आंसर आए 0 और 4। एग्जामिनर ने वैल्यू लिखा है, वैल्यूज नहीं लिखा, वैल्यू लिखा है, वैल्यू, वैल्यू का मतलब एक, सिंगुलर। वैल्यू ऑफ के बताओ, हमारी तो दो आ रही थी, तो एक रिजेक्ट करनी है। क्यों रिजेक्ट करनी है, एग्जामिनर ने क्या कहा था, नॉन जीरो कांस्टेंट, जीरो हो गया रिजेक्ट। क्या आंसर आ गया, के इज इक्वल टू 4। ये पूरा प्रोसेस दिखाने की जरूरत नहीं थी, डायरेक्ट ये चीज दिखानी थी जिसका एक मार्क था।
अब सवाल जरा मुकम्मल करें। State the value of k for which the line is a tangent to the curve, and for this case find the coordinates of the point where the line touches the curve. Find the coordinates of the point where the line touches the curve. अच्छा देखें जरा। अच्छा अब सवाल एक दफा गौर से पढ़ें। State the value of k for which the line is a tangent to the curve, and for this case find the coordinates of the point where the line touches the curve. वो कह रहा है लाइन इज अ टेंजेंट टू द कर्व, तो सही है, के की वैल्यू तो आ गई। बोल रहा है कि जहां लाइन जिस पॉइंट पे कर्व को टच कर रही है ना, उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट जो x, y फॉर्म में होंगे वो निकालो। तो क्या तरीका है, कैसे निकाला जाएगा? तो बेटा देखें, इक्वेशन आपके पास मौजूद है, इस इक्वेशन से निकलेगी वैल्यू। तो तरीका ये होता है कि जब आपने डिस्क्रिमिनेंट वाला केस इस्तेमाल करके के की वैल्यू निकाल ली ना, के की वैल्यू को, अच्छा जब भी टेंजेंट वाला केस आता है ना, एग्जामिनर ये सवाल जरूर पूछता है, अक्सर पूछता है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट विद द लाइन टचेस द कर्व। तो आपने k इज इक्वल टू 4 को सब्स्टिट्यूट कर देना है ऊपर। क्या हो जाएगा? 4x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। k इक्वल टू 4 को ओरिजिनल इक्वेशन में डाला, x वाला इक्वेशन बन गया। अब इसकी मिडिल टर्म ब्रेकिंग करें। अच्छा एक मेथड तो ये है, देखें एक मेथड तो आपके सामने ये है, फैक्टराइजेशन वाला। और मेथड 2 क्या होता है? क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। जब टेंजेंट, अच्छा पहले मैं पहला मेथड कर लेता हूँ, उसके बाद दूसरे मेथड पे आता हूँ। मेथड 1 देखें, मिडिल टर्म ब्रेकिंग आपने की हो जाएगा 4x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 2x कॉमन ले लिया, 2x माइनस 1, यहाँ से माइनस 1 कॉमन लिया, 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। x इज इक्वल टू हाफ आ रहा है, दोनों सूरतों में x इक्वल टू हाफ आ रहा है। मैंने क्या कहा था? रूट्स आर रियल एंड रिपीटेड, रूट्स आर रियल एंड इक्वल। दो आ रहे हैं, x इक्वल टू हाफ दो दफा आ रहा है, लेकिन वो एक ही रूट काउंट होगा, दैट इज x इक्वल टू हाफ। अच्छा मुझे कहा जा रहा है कोऑर्डिनेट्स निकालने। सिर्फ x कोऑर्डिनेट बोलता ना तो सिर्फ x कोऑर्डिनेट निकालता, मुझे कोऑर्डिनेट्स का मतलब है x, y दोनों निकालने। एक दफा x आ गया, x निकालने के लिए अब मैं कहाँ डालूंगा y को? y कैसे निकालूंगा? तो ये किस इक्वेशन से बना था? ये जो इक्वेशन बना था, ये दो इक्वेशन से बना था। y इक्वल टू के एक्स स्क्वायर प्लस 1, साइमल्टेनियस सॉल्विंग से एक इक्वेशन बना था, और x आ गया था, x आ गया x हाफ। y निकालने के लिए या तो ये वाला इक्वेशन ले लें या ये वाला ले लें, ज्यादा बेहतर आसान कौन सा वाला है? y इक्वल टू के एक्स वाला। तो y इक्वल टू के एक्स, तो y इक्वल टू के एक्स है, और k की वैल्यू तो ऊपर आ चुकी थी 4, ये हो जाएगा y इक्वल टू 4x। तो x की वैल्यू जब हाफ है ना, तो मैं करूंगा y इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई बाय हाफ। तो यहां से y का आंसर आ जाएगा 2। y का क्या आंसर आ जाएगा भाई? y इक्वल टू 2। अच्छा मेथड 2 क्या होता? मेथड 2 जब टेंजेंट वाला केस होता है और एग्जामिनर सवाल पूछता है, तो मेथड 2 बड़ा कन्वीनियंट है और शॉर्टकट है। वो क्या है? देखिए मेथड 2 है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। अगर आप x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a वाला फॉर्मूला लगाते हैं, तो टेंजेंट वाले केस में तो बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 होता है। तो यहां से x का सिंपल सिंपल आंसर आ जाता है माइनस बी अपॉन 2a। अब आपने एक दफा इक्वेशन लिख लिया ये वाला, तो मेथड 1 से भी कर सकते हैं और मेथड 2 से भी कर सकते हैं। अगर मेथड 2 से करते हैं तो x डायरेक्ट आ जाएगा। देखें x इक्वल टू माइनस बी अपॉन 2a, तो माइनस बी की जगह माइनस 4 अपॉन 2a, a की जगह 4, माइनस माइनस प्लस 4 अपॉन 8, x इक्वल टू हाफ। देखिए आप कितना शॉर्ट हो गया आपका काम, कितना शॉर्ट हो गया आपका काम। x इक्वल टू हाफ यहाँ से आ गया। उसके बाद फिर जाहिर बात है y निकालने तो वही प्रोसेस है, y2 आएगा। तो कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे 1/2। कोऑर्डिनेट्स लिखने हैं, x y अलग अलग नहीं देना, 1/2, 2। दिस शुड बी योर आंसर। यहां से भी अगर देते हैं तो 1/2, 2, ये हमारा आंसर होना चाहिए।
तो भाई जब आपके सामने k की वैल्यू आई, ओरिजिन इक्वेशन में डाला, उसे आप फैक्टराइजेशन से भी कर सकते हैं, मिडल ब्रेकिंग से भी कर सकते हैं, और क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से भी कर सकते हैं। ये आपके ऊपर है, कोई टेंशन की बात नहीं है। जो आपको कन्वीनियंट लगता है आप कर सकते हैं। दोनों सूत्रों में आंसर सेम आएगा। कॉपी कर लें बेटा फटाफट। समझ आ गया यहाँ तक? सोल्यूशन का स्क्रीनशॉट ले लें ताकि हम आगे बढ़ जाएं। एक और सवाल करते हैं ताकि बात कुछ मजीद आगे बढ़े। कॉपी आराम से कर लीजिएगा। अच्छा बेटा, क्वेश्चन 2 की जाने बढ़ते हैं। द इक्वेशन x square plus px plus q equals to 0 where p and q are constant has roots -3 and 5. Find the values of p and q. इक्वेशन मौजूद, दो रूट्स मौजूद। एग्जामिनर कहता है वैल्यूज ऑफ p एंड q निकालें। जब एक इक्वेशन के रूट्स हमें पता चल जाएं तो याद रखें, रूट्स ऑफ एन इक्वेशन, रूट्स ऑफ एन इक्वेशन always satisfies that equation. किसी इक्वेशन के रूट्स अगर उस इक्वेशन में डाले जाएं तो उस इक्वेशन को जरूर सेटिस्फाई करेंगे। तो यहां से निकला मेथड नंबर 1 ऑफ टैकलिंग पार्ट 1। और मेथड नंबर 1 क्या है कि भाई जो रूट्स है उसे सब्स्टिट्यूट कर दें 1 बाय 1 करके इक्वेशन में। तो पहला रूट -3 स्क्वायर -3p प्लस q इज इक्वल टू 0। तो 9 -3p प्लस q इज इक्वल टू 0, और यहां से q इज इक्वल टू 3p माइनस 9। एक इक्वेशन आ गया, इक्वेशन नंबर 1। फिर 5 डालें तो 5 स्क्वायर 25 प्लस 5p प्लस q इक्वल टू 0। यहां से q आ गया -5p माइनस 25। ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। सॉल्व कर लें साइमल्टेनियसली 1 एंड 2 को, तो 3p माइनस 9 इज इक्वल टू -5p माइनस 25, 8p इज इक्वल टू -16 एंड p इक्वल टू -2। p आ गया तो किसी भी एक इक्वेशन में डाल के q निकाल लें। q इक्वल टू 3p माइनस 9, -6 माइनस 9 हो जाएगा -15। q और p की एक एक वैल्यू आ गई, p -2, q -15। ये हमारे आंसर्स हो गए। अब ये मेथड नंबर 1 देखें तो काफी बड़ा है, बात समझ आ रही है, लेकिन बड़ा है, मार्क्स हैं कम। सर ऐसा मेथड बताएं ना जो छोटा हो। ओ लेवल मैथमेटिक्स में अगर आपको याद हो, जिस तरह इक्वेशन को देखते हुए रूट्स निकाले जाते हैं, उसी तरह रूट्स को इस्तेमाल करते हुए इक्वेशन भी निकालना आता होगा। इतना ज़्यादा पॉपुलर नहीं है पास पेपर्स में, लेकिन बुक वगैरह में कुछ सवालात ऐसे मौजूद हैं। तो मैंने कहा भाई देखें, x इज इक्वल टू -3 है और x इक्वल टू 5 है, ये रूट्स मेरे पास मौजूद हैं। अब मैं रूट से पहले फैक्टर्स बनाता हूँ। x प्लस 3 इज इक्वल टू 0 और x माइनस 5 इज इक्वल टू 0। अब इन दोनों फैक्टर्स को मल्टीप्लाई, x प्लस 3 x माइनस 5 इज इक्वल टू 0। दोनों फैक्टर्स को क्या किया, मल्टीप्लाई किया। इसी तरह सिचुएशन आती है ना, मल्टीप्लाई करेंगे x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3x माइनस 15 इज इक्वल टू 0। तो x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 15 इज इक्वल टू 0।
जब ये इक्वेशन होता था तो रूट्स निकाल लेते थे, तो जब रूट्स दिए हुए हैं तो इक्वेशन निकाल लिया, रूट से पहले फैक्टर्स बनाए, उन दोनों फैक्टर्स को मल्टीप्लाई करके इक्वेट टू 0 किया और इक्वेशन आ गया। अच्छा, अब जो इक्वेशन एग्जामिनर ने दिया उससे कंपेयर करें, इससे एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू इज इक्वल टू 0। देखिए प्लस एक्स का कोएफिशिएंट प्लस पी है, और लेकिन हमारा ऊपर एक्स का कोएफिशिएंट -2 आया है, प्लस पी -2 के बराबर है, इसका मतलब पी की वैल्यू है -2। अगर यहाँ माइनस पी लिखा होता तो माइनस पी इज इक्वल टू -2, माइनस माइनस कट जाते और पी इक्वल टू 2 हो जाता, लेकिन इस केस में तो ये नहीं है, तो मैं मिटा रहा हूँ सिर्फ आइडिया देने के लिए कि कैसे करना था। पी का आंसर आ गया -2। अच्छा, यहाँ -15 है या प्लस क्यू है? ये तो मैंने काफी स्टेप्स ले लिए, तो काम तो काफी बढ़ गया, जल्दी जल्दी भी आप कर सकते थे। तो यहाँ से क्यू का आंसर आ गया -15 प्लस क्यू इक्वल टू -15, और क्यू का आंसर आ गया प्लस क्यू इक्वल टू -15, और क्यू का आंसर आ गया -15। तो एक आंसर हो गया -2, एक आंसर हो गया -15। ये दोनों मेथड जिसके थ्रू ये हो सकता था वो मैंने आपके सामने पेश कर दी। ये था हमारा पार्ट नंबर 1। पार्ट 2 जरा देखें। Using these values of P and Q, find the value of the constant R for which the equation x square plus px plus q plus r equals to 0 has equal roots। अब बच्चे पता है क्या पढ़ते हैं? इक्वल नहीं पढ़ते बच्चे, रूट्स पढ़ते हैं, और मल्टीपल प्लूरल है रूट्स, तो बच्चे कहते हैं बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0। अरे भाई, रूट्स के साथ साथ ये भी तो देखो कि इक्वल लिखा हुआ है, रूट्स आर रियल एंड इक्वल। इसका मतलब दरअसल वो दो रूट एक जैसे ही हैं, इसका मतलब दरअसल एक ही रूट है। तो कौन सा केस लगेगा? बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। तो एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स था, तो पी की जगह -2 रखा तो हो जाएगा -2x प्लस क्यू की जगह -15 प्लस आर इक्वल टू 0। इक्वेशन ये बन गया। इस बने बना इक्वेशन में डिस्क्रिमिनेंट वाला केस कौन सा लगेगा? बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0। बी क्या है भाई? -2, तो -2 स्क्वायर -4ac, ए की जगह पे 1 और सी की जगह -15 प्लस आर इज इक्वल टू 0। तो -2 का स्क्वायर हो जाता है 4, -4 इंटू -15 इज +60, -4r इज इक्वल टू 0। तो ये 64 इक्वल टू 4r, और यहां से r की वैल्यू आ गई 16। दिस इज पार्ट नंबर 2। तो पहले p और q की वैल्यूज को डाला, इक्वेशन बना, उसके इक्वल रूट्स थे। तो ये कौन सा वाला है केस? ये केस नंबर 2 है, जिसमें एक रूट है पी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0। लेकिन ये उसमें हमने दो केसेस पढ़े थे, हर केस में दो पार्ट्स पढ़े थे, जिसमें एक में साइमल्टेनियस सॉल्व करके इक्वेशन बनाते हैं और एक में बना बनाया इक्वेशन होता है। तो ये बना बनाया इक्वेशन हमारे पास था, डायरेक्ट डिस्क्रिमिनेंट वाला केस लगाना है, कोई साइमल्टेनियस सॉल्विंग की जरूरत नहीं। कॉपी कर ले बेटा इसे भी। अच्छा बेटा, अब सुने, हमने पास पेपर्स में दो सवालात किए, पहले दो सवालात पूरी एक्सप्लेनेशन जो है वो हम पढ़ चुके हैं, और दो सवालात जो है वो हमने समझ लिए हैं। अब करना क्या है? टास्क फॉर द नेक्स्ट टास्क है, जितने सवालात क्वाड्रेटिक्स के आपको नजर आ रहे हैं इस अपनी बुक में, तमाम सवालात आपने मुकम्मल करके लाने, करने मतलब दबा के करने, ज्यादा नहीं है, 20-25 सवालात हैं। 23 सवालात हैं। ये 23 सवालात आपने जो है वो करके लाने बगैर किसी टेंशन के। नवंबर 17 तक ये पेपर्स हैं, और ये सवालात करके नेक्स्ट क्लास में हाजिर हो जाना है। सही है ना?
इसमें जो मसले मसाइल होंगे वो आप मुझे बताएंगे, इंशाल्लाह उसे मैं टैकल करूंगा, ताकि हमारा कोऑर्डिनेट्स का टॉपिक जल्द से जल्द खत्म हो जाए। बात समझ आ गई है? सही है बेटा, फिर आज इंशाल्लाह यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं इंशाल्लाह अगली क्लास में। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।